हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कई रोज से चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ जनाब के डोनर जो है, यहाँ पे जितने डोनर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कर्जे दिए हुए हैं, दे आर नॉकिंग आवर डोर्स कि जनाब हमारा पैसा, उसकी जो किस्त बनती है वो हमें वापस करें ताकि हम आगे चल सके। लेकिन द पॉइंट इज़ कि जनाब वो किस्त देने का जब वक्त आया है तो डॉलर की कीमत जो है अगर देखी जाए तो वो वैसे कहने में तो आ रही है जनाब 116 रुपये से लेके 117 रुपये 50 पैसे, बट हकीकत ये है, रियलिटी ये है कि मार्केट में डॉलर अवेलेबल नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जो मार्केट में अगर थोड़ा बहुत जो डॉलर अगर मिल भी रहा है और अगर ये किसी न किसी जगह से आपको मिल भी जाए तो वो 121 रुपये का है। सो वो 121 रुपये का डॉलर अगर आपको मिल रहा है और कहा यह जा रहा है कि जनाब थोड़े से पैसे आ जाएंगे और फिर थोड़ा सा डॉलर को 1-2 रुपये शायद सस्ता हो जाए, बट द पॉइंट इज़ कि इस पे हमें मज़ीद कर्जा बढ़ जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप वापस नहीं दे पाए जो किस्त है तो उसके बाद आपकी क्या सिचुएशन होगी। मैं सर पटक पटक के थक गया कि जनाब इस पे सोच लें, और पिछले कई रोज़ से मैं कह रहा हूँ कि जनाब इस पे सोच लें, इसको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि ये मेरा सिर्फ मसला नहीं है, ये सारी मुल्क का मसला है। इस तरह तो मेरे ख्याल में कोई मल्टीनेशनल कंपनी तो खैर बड़ी दूर की बात है, कोई दुकान भी नहीं चलती। सो इस पे नज़र डालने की ज़रूरत थी, डालने की ज़रूरत है, और अगर हम नहीं डालेंगे तो आइंदा आने वाले दिन जो है उसमें बहुत सी मुश्किलात हमारे सामने खड़ी हैं और उसके लिए आप लोग तैयार रहें। 3 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इकॉनमी नंबर 1, नंबर 2 फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको आप डिप्लोमेसी हम लोग कहते हैं वो, और नंबर 3 करप्शन। सो अगर ये तीनों चीज़ें कॉरिडोर्स ऑफ पावर में पहुंच जाएं तो फिर नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है। सो अगर इसी तरह सिलसिला रहा तो बहुत सी मुश्किलात है। मैं किसी एक हुकूमत को पिन पॉइंट नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं किसी एक पार्टी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा यहाँ, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ। इसको हमें एड्रेस करना है, और अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो देन देयर इज गोइंग टू बी सीरियस इश्यूज। मेरे साथ मौजूद है जनाब माइज़ा हमीद साहिबा मुस्लिम लीग नून से, और अली मोहम्मद खान साहब तहरीक इंसाफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं कोशिश करूंगा पीपल्स पार्टी की भी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास हो, मैं उनको भी लेके आऊँगा ऑन बोर्ड। और पूछना ये चाहूँगा, मैं माइज़ा बीबी आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपकी हुकूमत है, आप लोग हुकूमत में रहे, ये पैसे जो बोरो किए गए थे डोनर्स से, इसको वापस करने का कोई तरीकाकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, जिस मुल्क में इतनी अनसर्टेनिटी हो, जिस मुल्क में हर वक्त जो है एक अनसर्टेनिटी का समा हो, कभी परफॉर्मेंस पे बात ना की गई हो, कभी डिलीवरेंस पे बात ना की हो, दिन रात जो है सिर्फ कोर्ट हेयरिंग्स की हेडलाइंस हम सुनते हैं और कंटेम्प्ट की बात सुनते हैं, उसमें एक फोकस जो है वो हुकूमत का, और जब जो है ऑनरेबल कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है कि इकोनॉमी के साथ क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या करना है, भर्तियों के साथ क्या करना है, तो कंफ्यूजन तो बहुत ज्यादा हो जाती है कि कौन हुकूमत रन कर रहा है और कौन सी इंस्टीट्यूशन जो है इसका कंट्रोल लेने की कोशिश मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा माइज़ा आपको, से पहले मैं साथ साथ आपसे सवालात भी करता जाऊंगा। देखिए ये जो सिचुएशन यहाँ पे राइज हुई है ये ओवरनाइट नहीं हुई, और ये जो केसेस जो शुरू हुए हैं या केसेस जो फेस करने पड़ रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब को या मरियम बीबी को, ये अभी फेस करने शुरू हुए हैं वो केसेस 1.5 साल से। लेकिन ये बोरविंग जो है ये तो 4 साढ़े 4 साल
और उससे भी ज़्यादा अरसे का टाइम पीरियड है जिसमें बोरविंग हुई है, और बड़े बेरहमाना तरीके से बोरविंग हुई है, मेरी अगर उर्दू सही हो तो। राना साहब, जब तक पैनामा का इशू नहीं था उससे पहले तक हुकूमत स्टेबल चल रही थी और इकोनॉमी भी अपने राह रास्त पे थी, ट्रांसपेरेंसी भी थी, करप्शन भी का कोई स्कैंडल नहीं था, कोई चीज़ इस तरह की नज़र नहीं आई थी, ना मीडिया ने उठाई थी। जब का पैनामा केस शुरू हुआ, 2 साल हो गए इस चीज़ को, उससे जो है चीज़ें दरम बरम हो चुकी हैं। कोई इंस्टीट्यूशन जो है किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर इंटरफेयर कर रही है, कोई इंस्टीट्यूशन किसी चीज़ के अंदर इंटरफेयर कर रही है। एक जो है अनसर्टेनिटी का एक माहौल बना हुआ है जिसकी वजह से ऑब्वियसली देखें, इकोनॉमी सबसे ज़्यादा जो रिलेटेड होती है वो होती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसकी, अनसर्टेनिटी जो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से बहुत डीप रिलेशनशिप होती है। अगर आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखें पाकिस्तान में पिछले 2-3 सालों में, तो आप ये देखेंगे कि जब PMLN की हुकूमत ने जब ये गवर्नमेंट संभाली थी उस वक़्त जो है चीज़ें अपवर्ड नज़र आना शुरू हो गई थी। बिजली की जो लोड शेडिंग है वो उसमें कमी आ गई थी, करप्शन में कमी आ गई थी, कोई स्कैंडल सामने नहीं आ रहा था। पाकिस्तान में की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको बड़ा पॉजिटिवली देखा जा रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मुल्क में प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं फॉरेन पॉलिसी को कैसे किसी ना किसी बहाने से निकाला जाता है, फॉरेन पॉलिसी को कैसे देखा जा रहा था? एक मिनट राना साहब, मैं अब आगे जाना चाहूंगी। एक हायरार्की होती है, एक सिस्टम होता है, उसको ब्रेक कर दिया जाता है जिसकी वजह से मुल्क में अनसर्टेनिटी पैदा होती है और अनसर्टेनिटी पैदा होने से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है उससे ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप ये समझें साथ आपने जो पॉइंट्स रेज किए उसके साथ साथ मैं जवाब भी ले लूं माइजा। देखें, मैं आपके पास आऊँगा। निगत और ज़ई साहिबा ने भी मुझे ज्वाइन किया हुआ है, और निगत भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले ज़रा अली के पास जाना चाहूँगा। अली साहब, ये जो इस वक्त सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो डोनर्स हैं, दे आर नॉकिंग आवर डोर्स, दे आर आस्किंग फॉर देयर इंस्टॉलमेंट्स, और उसमें आज मार्केट के अंदर, जो मैं मार्केट करेंसी वालों की बात कर रहा हूँ, मनी चेंजर्स की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पे 121 रुपये का डॉलर पहुँच गया है, और 121 रुपये पर भी डॉलर अवेलेबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, फॉरेन पॉलिसी की बात कर रही हैं माइजा बीबी कि फॉरेन पॉलिसी ठीक थी। वॉज द फॉरेन पॉलिसी अपराइट? फॉरेन पॉलिसी वाकई ठीक थी जब गवर्नमेंट आई, क्योंकि एक तो चीज़ सामने, एक तो सारा है कि जनाब फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं था एंड थिंग्स लाइक दैट, बट अदर देन दैट डू यू थिंक कि फॉरेन पॉलिसी ठीक थी? 1। सेकेंडली, जो बोरविंग हुई है उसको वापस करने के लिए, पैसे देने के लिए पाकिस्तान ने कोई, या पाकिस्तान की हुकूमतों ने कोई, या हुकूमत ने कोई लाया अमल तैयार किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत ही संजीदा और पर्टिनेंट टॉपिक पे आज हम सबको बुलाया है। हालांकि मेरे ख्याल में हम में से कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। वी आर नॉट इकोनॉमिस्ट। अगर इकोनॉमिस्ट होते तो मेरे ख्याल में हम सबकी इकोनॉमी अपनी ठीक होती, लेकिन समेत माइजा के और निगत के और आपके और मेरे भी। लेकिन एज अ पॉलिटिशियन आपको, चूँकि अवामी आदमी होते हैं, अवाम की नफ्स पे हाथ होता है, तो आपको कुछ ना कुछ उसका एहसास होता है। पहले मैं इब्तिदा इससे करूँगा, और उस पर मैं समझता हूँ मेरी दोनों बहनें मेरे साथ एग्री करेंगी, माइजा बीबी भी और निगत साहिबा भी, कि हम एक ऐसी कश्ती के सवार हैं जिसमें हम सब बैठे हुए हैं, और कश्ती अगर खुदा न खास्ता डूबती है तो फिर सिर्फ मलाह नहीं डूबेगा। मलाह मीन एनीबडी हु इज द कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन ऑफ द शिप इज सपोज टू बी द PM ऑफ अ कंट्री। अगर कश्ती मंझधार पार लगती है, साहिल किनारे लगती है, तो सबकी जीत है। मलाह की हार या कश्ती का डूबना सबका नुकसान है। तो अगर आज पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे गई है और जा रही है बदकिस्मती से, तो ये नून लीग की नाकामी तो है, लेकिन खुश हमें भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नुकसान मुल्क का है। बिल्कुल ठीक है, ये अगर कामयाब होंगे तो इनको कोई पॉलिटिकल फ़ायदा होना था, लेकिन मुल्क को अगर फ़ायदा होता, तो अगर हम सच्चे पाकिस्तानी हैं तो बीइंग अ पाकिस्तानी आपको खुशी होनी चाहिए थी। अब 3-4 बातें हैं। देखें, माइजा बीबी ने बात की, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब अनसर्टेनिटी हो, अनसर्टेनिटी तो ज़ाहिर है उसमें फिर आपको इन्फ्लक्स जो है उसका मसला होता है, फॉरेन एक्सचेंज उतना नहीं आता, लोग इन्वेस्ट करने में डरते हैं, वो तो मैं एग्री करता हूँ।
लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे बेस करते हैं, जिसका डे टू डे अनसर्टेनिटी से ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। अगर आप जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ को ले जाएं, पिछले 2016 से जो बीबी ने बेंचमार्क रखा है ना, थ्रेशहोल्ड उसका पनामा का, उससे पहले ले जाते हैं ना, चलें पनामा से पहले तो आपके मुताबिक वो अनसर्टेनिटीज नहीं थी। उस पीरियड ऑफ टाइम 2013 में जब मियां साहब ने ओथ लिया और 2016 में जब पनामा आया, ये गैप है कोई तकरीबन 4 साल का जी, ठीक हो गया। उस 4 साल को एनालाइज करते हैं। आपने 2 सवाल किए बड़े, फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। For a foreign policy, you need a foreign minister and you need a policy. But किस्मती से you didn't have any foreign minister and you didn't have any foreign policy. एक वो कहाँ नहीं है, क्यों नहीं है, वो अगर टाइम होगा तो मैं अभी बताता हूँ, या नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बता दूंगा। इकोनॉमिक के लिए, इकोनॉमी चलाने के लिए you need an economist. Sorry to say, इसाक डार साहब की क्रेडेंशियल्स पे कोई वो नहीं है, मैं नहीं क्वेश्चन करता, सिर्फ ये कहूँगा अकाउंटेंट का काम और होता है, इकोनॉमिस्ट का काम और होता है। आपकी इकोनॉमी को फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए चलाने के लिए यू हैव टू बी अ मास्टर ऑफ योर आर्ट। बिल्कुल ठीक है, ये कोई टॉम डिक हैरी से नहीं हो सकता। सही, ठीक हो गया। आप देखें, आप बेहतरीन पाकिस्तान के, मैं एग्जांपल इस तरह देता हूं, पाकिस्तान के टॉप के साइंटिस्ट, अल्लाह उनको और भी जिंदगी दे, जनाब अब्दुल कदीर खान साहब, क्या बनाया? इस्लामिक बॉम्ब। दुनिया उसको इस्लामिक बॉम्ब के नाम से। कदीर खान साहब ने जो बॉम्ब बनाया उसमें एक कंपोनेंट उन्होंने बनाया था, उनको सारा जो है सारा उन्होंने बॉम्ब है सच नहीं बनाया। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं कदीर खान साहब को ये कहूं, वैसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि कदीर खान साहब हम सब के हीरो हैं, कि खान साहब, कदीर खान साहब, ज़रा ये मेरी जो फेवरेट टीम है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, ज़रा कैप्टनशिप करके तो दिखाएं, कर सकते हैं? नो सर। कुछ हुकूमत में कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कोई भी चला लेता है, थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध हो। कुछ होती हैं जिसके लिए यू नीड अ स्पेशलिस्ट मैन। कौन सी हैं मैं बताता हूँ जी। देखिए, अभी जो इन्होंने अमेरिका भेजा, ये अपना पसंदीदा ब्लू आइड बच्चा सा जो है, क्या नाम है उसका, वो जो भेजा है उसको, जी जी जी, जहांगीर सिद्दीकी साहब। हाँ, सिद्दीकी। देखें, फॉरेन पॉलिसी यू नीड अ स्पेशल गाय जिसको डिप्लोमेसी की शुद्ध बुद्ध हो, कम से कम उसने हेनरी किसिंजर की डिप्लोमेसी तो पढ़ी हो, नंबर 1। नंबर 2, इंटीरियर मिनिस्ट्री हर आदमी के दम का काम नहीं है। नंबर 3, फाइनेंस मिनिस्ट्री हर आदमी का काम नहीं है। नंबर 4, ये जो हमने कभी गामे मामे साजे को दे देते हैं ना, इस तरह नहीं होता कि कभी आपने, जनाब मैं एग्जांपल दी है, सबकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, कभी आप ख्वाजा आसिफ से चला रहे हैं, कभी आप आबिद अली साहब से चला रहे हैं। पावर मिनिस्ट्री रिक्वायर्स वो लोग जिनको एक्सपीरियंस हो, जो वापडा खुद एक दुनिया का 8वां अजूबा है, उसको चलाने के लिए आपको बड़ा ब्रेन चाहिए। अब इनकी जो फाइनेंस पॉलिसी थी क्या थी? मियां साहब कहते थे मैं कचकोल तोड़ूंगा, वो कचकोल की जगह बहुत बड़ा देग लेके आ गए। देखें, सबसे पहला काम जो करना होता है ना एक फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो करना होता है सच बोलना। क्या फजिंग नहीं हुई? तो कोई भी नहीं बोलता। क्या फजिंग नहीं हुई? फजिंग तो फिगर्स की फजिंग तो हर जगह फजिंग नहीं करते थे। देखें, एज एन इकोनॉमिस्ट, मैं आइडियल आपको सिनेरियो पेश कर रहा हूं। एज एन इकोनॉमिस्ट, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका बाल हमारा जकड़ा हुआ था, और मियां साहब किस एजेंडे के साथ आए थे, लोगों को बताया था मैं कचकोल तोड़ूंगा। सबसे पहला काम आपने ये करना था कि आप इनकलाबी बजट लेके आते, जिस तरह लियाकत अली खान साहब लाए थे, जिस पे उन्होंने जो कांग्रेस आई, जो उस जमाने की जो ऑल इंडिया कांग्रेस थी, इनको नाको चन्ने चबा दिए थे। आप इनकलाबी बजट लेके आते और सबको कहते कि कट लगाओ, अपने अखराजात पे कट लगाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां बंद करो, अखराजात कम करो, फॉरेन एक्सचेंज वापस लेके आओ। और उसके लिए इनकलाबी इक़दाम कौन करता है? वो इस तरह के इनकलाबी नहीं करते, डब्बा बंद इनकलाबी आजकल मिलते हैं, ये डिस्पोजेबल इनकलाबी भी मिलते हैं आजकल। मियां साहब कहते हैं मैं भी इनकलाबी हूं। देखें, उस वक्त गर्दिशी कर्जा कितना था? 2000, याद है आपको? नहीं याद आपको, मैं याद दिलाया। 2013 में जब ओथ लिया जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने और हम सब ने एज ए पार्लियामेंटेरियन, 580 अरब का कर्जा था गर्दिशी, उसमें से 480 अरब का ऑडिट नहीं हुआ। और बातें छोड़ें, व्हाट इज द सॉल्यूशन जी? मैं बताता हूं, सॉल्यूशन है कि नहीं? उस पे भी मैं आता हूं, मैं पहली बात पे फिर आऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना बता दूं लोगों के लिए कि वो 500 अरब का गर्दिशी कर्जा जो ये कहते हैं ना पीपल्स पार्टी ने हमारे गले का हार दे दिया, पीपल्स पार्टी ने तो तीर चलाया ना, 500 अरब का गर्दिशी कर्जा छोड़ दिया। आज पता है कितना है गर्दिशी कर्जा? डू यू नो? 800 अरब से बढ़ गए। तो आप तो उसको जीरो करने चले थे। हल क्या है? देखें, हल की तरफ आते हैं। मैं समझता हूं हल सिर्फ एक है, कौम से सच बोलें,
पूरे कौम के और बाहर बैठे इकोनॉमिस्ट, ये अपने ब्लू आइड नहीं, उनको बुलाएं और इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करें। अच्छा, इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करें और सजेशंस लें। ये अगर हम इस तरह बैठ के फिर आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सकेंगे। मैं कब से ये कह रहा हूं, मैं हर बजट सेशन में, इस बजट सेशन की स्पीच में भी कहूंगा, आप इनकलाबी बजट लेके आए, इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करें। और कितनी बड़ी जमातें हैं, कोई 50,000 नहीं है, कितनी है देखें, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, मैं एक मिनट सुन ले, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमीयत जमात 4 हो गई, एएनपी होगी, पख्तूनख्वा मिली होगी, एमक्यूएम हो गई, 6-7 हो गई, कोई 2 और मुझसे भूल रही होंगी, ठीक हो गया, नून अपनी खुद। एक तो ये 6-7 बड़े स्टेक होल्डर्स मैदान में, हो गया काम। एक आप सिविल सोसाइटी को भी इनवाइट करें, 8वां स्टेक होल्डर। 9वां आप फॉरेन जो पाकिस्तान का एक्सपेट्रिएट ब्रेन बैठा हुआ है, दुनिया को चला रहा है भाईजान, उनको भी कहें। और उनको कहें सब अपने मॉडल बजट्स लेके आओ, इस पे हम 3 महीने डिबेट करेंगे और फिर बजट में कोई कट मोशन नहीं होगी। बजट फिर सबका जॉइंट बजट होगा। उसमें फिर अपोजिशन का काम ये नहीं होगा कि मैं और निगत बीबी और हम सब लोग बैठ के कहें तुमने ये कर दिया, तुमने। वी विल बी द वॉच डॉग्स, गवर्नमेंट ऑफ द डे विल बी द एग्जीक्यूटिव। उसके पीछे हम, क्योंकि वो जब जॉइंट आप करोगे ना, फिर आप ये नहीं कह सकते कि आप इतना ये कह सकते हो कि टारगेट हमने ये दिया था, तुम अचीव क्यों नहीं कर रहे। मिल के एक एज ऑब्जर्वर्स, एज वॉच डॉग्स इसको जनाब बजट लेके आए और सच बोलें। सच तो आज तक किसी ने नहीं बोला बजट देते हुए, उसमें तो कभी किसी ने सच्चे फिगर्स दिए ही नहीं कभी किसी ने। और ये अब सच बोलने की बात आ गई है, जब सर पे तलवार लटक रही है। और आईएमएफ तो अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, और वो लगाएगा, इतनी सख्त लगाएगा कि फिर सबकी चीखें निकल जाएंगी। आज 121 रुपये का डॉलर है मार्केट के अंदर, और वो भी पूरा अवेलेबल नहीं है। आप लेने जाएं आपको नहीं मिलेगा डॉलर, लेकिन 121 रुपया रेट रखा हुआ है उन्होंने मार्केट के अंदर। बैंकों की बात मैं नहीं कर रहा। सो इसका कोई हल है आपकी नज़र में, या जैसे अली कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए? देखिए, मैं राना मुबशर साहब ने सिर्फ एक बात इसमें बात करूंगी, और वो ये है कि जब भी मियां नवाज शरीफ बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो इनकलाबी नारों से आते हैं कि मैं आवाम के लिए ये करूंगा, मैं आवाम के लिए वो करूंगा। और जब भी पहली दफा ये आए, इन्होंने कहा कि जी कचकोल जो है तो उसको तोड़ने के लिए जी मुल्क सवारों, और वो जो एक स्कीम निकाली थी, सबसे पहले तो मैं पूछती हूँ वो स्कीम कहाँ गई? उसमें जो पैसा लोगों ने बड़े दिल से रखा कि हम लोग फौरन जो है तो ये कर्जे हम लोग खत्म कर रहे हैं, वो कर्जा जात भी ये साथ अपने सऊदिया ले गए, जो कि लोगों के पैसे इकट्ठे हुए थे, लोगों ने जेवर दिए, लोगों ने सब कुछ दिया। फिर अभी दूसरे नारे के साथ आए कि भाई मैं ये इस्लाहात कर रहा हूँ, मैं वो इस्लाहात करूँ। मैं क्योंकि ना मैं कोई इकोनॉमिस्ट, मैं कोई इकोनॉमिक्स में ना इतना मुझे तजुर्बा है, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन, एज ए खैर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो है तो वो हमारे पुरखों ने बनाया है, हमारे मतलब हमारे बाप दादा ने कायदे आज़म के साथ मिलके जो है तो उसके लिए कोशिश की है। और आज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तब भी वो पाकिस्तान, अगर अल्लाह ताला इसको हमेशा सलामत रखे, वो प्राइम मिनिस्टर है। अगर हम लोग एमपी हैं तो तब भी हम लोग पाकिस्तान की वजह से हैं, लेकिन या नहीं देगा। लेकिन बात यह है कि मैं ये समझती हूँ कि जब ये तमाम चीजें जो ये अली भाई ने बात की है, मैं इनकी इस बात से जरूर मुत्तफिक हूँ। लेकिन भाई मेरे, वो कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में खेलती बांटेगा कौन? सबसे पहले तो निगत बीबी, सारी पॉलिटिशियन बैठे ना सजेशन दे रहे हैं ना। अली कह रहे हैं कि आप सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सारी फिंगर टिप्स पे बता के कह रहे हैं उसको मिल के बैठ के बजट बनाए। मेरी पहले बात सुन लेना राना साहब जी। मैं सबसे पहले बात यही करना चाहती हूँ ना कि क्या हम तमाम पॉलिटिशियन इस नतीजे पे हैं कि हम इकट्ठे बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। क्या हम मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, क्या आप मुझे इसका जवाब देंगे? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ निगत बीबी, नहीं बैठ सकते आप लोग ना। तो यही बात कर रही हूँ। तो फिर अली भाई वो गैर हकीकत की बात ना करें कि जिससे अमल ही ना हो। जब एक चीज से अमल ही नहीं हो सकता, वरना मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ कि तमाम लोग बैठे और बाहर से लोगों को बुलाएं जो कि इकोनॉमिक्स और इन तमाम चीजों में वो इतने एक्सपर्ट हो कि वो हमें कोई सोल्यूशन निकाल के दे। देखिए, मैं निगत बीबी आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, ये जो सजेशन अली ने भी दी, आपने भी दी कि सारी दुनिया से एक्सपर्ट्स बुलाए जाएं और वो हमें बेल आउट करें इस सारे चक्कर से। लेकिन द पॉइंट इज कि यहाँ पे हम ये एक्सरसाइजेस कई मरतबा कर चुके हैं, कई मरतबा हम बाहर से लोग मंगा चुके हैं, कई मरतबा उनसे हम हेल्प आउट उन्होंने हमें किया है।
बट वो सारा टेम्परेरी रिलीफ होता है, उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन बन जाती है। सो हाउ शुड देखें राना साहब, मैं आपकी बात को समझ गई हूँ, लेकिन राना साहब उस देखें अब कौम को अवेयर होना चाहिए, उनको अवेयरनेस मिलनी चाहिए कि हमारे हुक्मरान चाहे जो भी है, XYZ जो भी है, जो हमें कर्जे के नीचे ला देगा वो बंदा जो है हमें काबिले कबूल नहीं होगा। वो हम ये उसका जवाब नहीं देंगे कि मुझे क्यों निकाला, वो ये जवाब हम लोग उनसे नहीं लेंगे कि, और उनको जवाब भी नहीं देंगे कि हमें क्यों निकाला। भाई आपको जो निकाला है वो पूरी दुनिया को पता है। इसी तरह जो कर्जा जात आप लोगों ने लिए, मुझे बताएं इस हाथदार की गैर मौजूदगी में कौन चला रहा है, इनकी मिनिस्ट्री को कौन चला रहा है? हमारे पास हमारे मुल्क वो हमारा मुल्क है कि जिसमें हमारे पास खारजा पॉलिसी कोई नहीं है, जिसमें हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। ये तो हो गया निकेत बीबी, लेट्स ट्राई टू कम टू द सॉल्यूशन। इसलिए इकोनॉमिस्ट जो है, मैंने इकोनॉमिस्ट को इनवाइट इसलिए नहीं किया अपने शो में, उसको मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वो तो चले कोई ना कोई चीज आपके सामने या हमारे सामने रख देगा। मैं चाहता ही हूं कि हम पॉलिटिशियन जो है, आप लोग ये बैठते हैं, आप लोग पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर आप लोग बैठते हैं, आप पे लोगों की नजरें होती हैं। ठीक है आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स नहीं है, बट एट द वेरी सेम टाइम लोग चाहते ही हैं कि आप लोग कोई हल निकाल के दें ताकि उसका हम लोग बेल आउट हो। ये मुल्क चला रहे हैं हम लोग, कोई करियाने की दुकान तो नहीं चला रहे ना। सो एक न्यूक्लियर कंट्री है, वो चल रही है, और अगर इकोनॉमिकली उसको इतने बैडली हैंडल किया जाएगा तो इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस सिचुएशन। सो उस सीरियस सिचुएशन में हमारे पास दो चीजें देने के लिए, हम बैंकरप्सी डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर हम बैंकरप्सी, हम ब्राजील तो है नहीं है, बैंकरप्सी डिक्लेयर करेंगे तो उसमें और इश्यूज खड़े हो जाएंगे। उसमें खुदा न खास्ता हमें कहा जाएगा कि आप अपनी फौज की तादाद जो आधी करें, खुदा न खास्ता में ये कहा जाएगा कि आप जनाब जो न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट कर रहे हैं उसको कैप करें। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी लाइक यू नो व्हिच आर सीरियस इश्यूज, और इनको हमें एड्रेस करना है। इसीलिए मैंने तीन चीजें सामने रखी थी कि वो एक तो इकोनॉमी है, दूसरा करप्शन है, और तीसरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो हम लोग डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, वो हमें उसको प्रॉपरली उसको मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो खेड़ मुक जानी है, फिर गल नहीं बढ़नी। सबसे जो मसला बड़ा है वो इस वक्त करप्शन का मसला है। अगर आप, मैं जिस सूबे में मैं रहती हूँ वहाँ पे जितनी करप्शन है, मैं चाहती हूँ कि आप आए और आप यहाँ पे आके डॉक्यूमेंटेशन देखें, यहाँ पे आके आप वो देखें। ये मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी जो, लेकिन बात यह है कि जब तक हमने अपने अपने सूबों से करप्शन को कम नहीं किया, हम एज अ होल पाकिस्तान को हम करप्शन से पाक नहीं कर सकते। जो भी आता है वो कहता है मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, लेकिन उसी के अंडर जो है तो जितनी करप्शन हो रही है, जितना कुछ हो साहब, दो तीन सिनेरियोज है। मियां साहब को सजा हो जाती है, नंबर 1 सिनेरियो। नंबर 2 सिनेरियो कि मियां साहब पे कोई चीज प्रूफ ही नहीं होती है, ठीक है जी। तो मियां साहब पे अगर सजा हो जाती है तो फिर आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए या होगी मुस्लिम लीग नून की? और अगर मियां साहब पे कोई चीज प्रूफ ही नहीं होती, कोई चीज वहां पे साबित ही नहीं होती, तो फिर क्या सिनेरियो होगा जी? राना साहब, 1-2-3 बातें करना चाहूंगी। काफी बड़ी तकरीरें सुनी है मैंने जी और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से सुनी है जो पिछले 5 साल में करप्शन की इंतहा तक पहुंच चुकी, माजरत के साथ। एक तो हज स्कैंडल था इनका, एक इनका AOBI का स्कैंडल था, फिर इनका दीगर जो स्कैंडल्स थे उनके ऊपर केसेस भी चले। और पंजाब जैसे सूबे के अंदर जहाँ पे इनकी जो है अच्छी भली अक्सरियत थी जी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरी सीटें ये लेके गए, लेकिन काफ़ी सीटें लेके गए पंजाब असेंबली में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब 20-20 घंटे 24 आवर्स जो है बिजली बंद होगी, जब करप्शन की एक लिमिट, उससे ज़्यादा करप्शन होना शुरू हो जाएगी, तो फिर ऑब्वियसली जब लोगों ने वोट नहीं दिए तो पंजाब से इनका बिल्कुल ही ये वाइप आउट हो गए। तो करप्शन जो करता है उसका रिजल्ट तो उनको इलेक्शन में मिल जाता है, अगर जमहूरियत नॉर्मल तरीके से चले और इलेक्शन टाइम पे हो तो। दूसरा जो लेक्चर दे रहे हैं PTI के मेरे कॉलीग,
जो कह रहे हैं कि हम लोग जो है हम सब इकोनॉमिस्ट को बैठना चाहिए और हम सबको जो है इकट्ठे होके जो है ये इसको इन मसलों को हल करना चाहिए। से ये सवाल है कि ये इनके लीडर जो हैं वो इमरान खान साहब पार्लियामेंट में एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर सकते थे, बहुत अच्छी सजेशंस दे सकते थे इकोनॉमिक्स पे, फॉरेन पॉलिसी पे। क्या उन्होंने पसंद किया कि पार्लियामेंट जैसे इदारे में आके वो क्रिटिसाइज करें गवर्नमेंट की पॉलिसीज को? मेरा तीसरा सवाल इनसे ये भी होगा कि नहीं राणा साहब मैंने पेशेंटली सबको नहीं, आप बोले आप अपनी बात कंप्लीट करें, माइजा अपनी बात कंप्लीट करें, आप कंप्लीट करें। तीसरा मेरा ये सवाल है कि जिस दिन से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये हुकूमत संभाली उस दिन से इन्होंने पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का काम शुरू कर दिया। जो इलेक्शन रिगिंग का जो धरना शुरू हुआ था उसको भी हम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कहते हैं। जब चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करना शुरू हुई और जब चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था उस वक्त पाकिस्तान में धरने चल रहे थे, विच इज अ फैक्ट, विच इज अ रियलिटी। इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लेकिन उसमें अगर धरने चल रहे थे तो आप बॉर्डरिंग क्यों करते रहे फिर? एक मिनट इन स्पाइट ऑफ दैट जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हुकूमत जो है संभाली उस वक्त हमने टर्की के साथ अपनी रिलेशनशिप सही की, चाइना के साथ अपनी रिलेशनशिप सही की, कश्मीर का इशू हमने उठाया और जो है इसी चीज से जो है इकोनॉमी जो है वो टेक ऑफ करना शुरू हुई। और बिजली की जो चीखें निकल रही हैं ये इसलिए चीखें निकल रही हैं क्योंकि काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं मिल रहा। बात सीधी सी है, देखें अगर बिजली की जो 18 घंटे 20 घंटे बिजली कम की लोड शेडिंग होती थी, जब वो 2 घंटे लोड शेडिंग होती है तो साफ पता चलता है कि परफॉर्मेंस किस हुकूमत की बेहतर है। अब अगर आप सूबों पे आ जाएं तो केपीके में आप अपने खैबर बैंक के ही हालात चेक कर लें तो फिर आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का पता चल जाएगा। अभी जो हुकूमत कर रही है अभी माइजा एक छोटी सी चीज शेयर कर लूं आपसे। अभी जो हुकूमत कर रही है वो अल मशरिक बैंक और नूर बैंक से कर्जे ले रही है, यूएई के बैंकों से। आप उन्हें बोलने दें प्लीज। पहले मेरी बात सुन लें कि प्राइम मिनिस्टर को जब यूसुफ रजा गिलानी को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको एक मिनट छोड़ दे, गिलानी साहब को छोड़ दे। लेट्स माइजा की एक बात, माइजा की बात कंप्लीट होने दे। जो सबसे बड़ा करप्ट है शहबाज शरीफ उससे भी ज्यादा करप्ट है। अच्छा एक मिनट जरा माइजा की बात कंप्लीट होने दे। ये तो आप कह रही है ना, मैं ये बात नहीं कर रही, तो कोर्ट ने कहा है, सारी दुनिया कह रही है, आपका तो प्रूफ हुआ है ना। आप अभी तक भुगत रहे हैं, जरदारी साहब बरी हो चुके हैं। अच्छा एक मिनट माइजा को बात कंप्लीट करने दे। मैंने अभी की और वजह से हुए आपको भी पता है कि करप्शन चार्जेस क्यों किस तरह के थे और आपको भी पता है कि आप पंजाब में किस तरह जो है आपको किसी ने वोट नहीं दिया। मुझे इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए सोल्यूशन चाहिए, आप ब्लेम गेम में लग गए। जब मैं बात करती हूँ तो आप को बात करने देते हैं। बीबी एक मिनट जरा माइजा को बात कंप्लीट कर लेने दे। जी करें लेकिन उसके बाद हमें मौका दें। जी मौका है। एक मिनट जी माइजा यू विल हैव टू बी क्विक। चले आप उनसे उन्हें बात कर लेने। नहीं आप अपनी बात कंप्लीट करें। माइजा आप किसको कह रहे हैं? माइजा को कह रहा हूं, माइजा आपको कह रहा हूं। अच्छा मैं तो सादी सी बात करूंगी। मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिस तरह पीपल्स पार्टी में भी मैं जो हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं समझती हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं समझती हूँ कि अगर 2 से 3 प्राइम मिनिस्टर आप हर हुकूमत में बदलते रहेंगे तो यही होगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी और उसमें अब ये जो है अली साहब जो बात करते हैं ना, जो अली साहब बात करते हैं, इनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है इनकी पार्टी का। जब ये खुदा ना खास्ता अली साहब की पार्टी को पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, रियलाइज होगा
लेकिन जब अली एक आपकी सजेशन दे रहा है। पॉलिसीज कंटिन्यू नहीं करती, अगर आपकी पॉलिसीज कंटिन्यू नहीं करती तो वो कामयाब नहीं होती। जब आपके प्राइम ठीक है, मिनिस्टर your को बार-बार point is taken. निकाला Maiza, जाता your point है, is taken. तो आपकी पॉलिसीज में जब डिसरप्शन आती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी सफर करती है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी सफर करती है, पाकिस्तान एज अ होल सफर करता है। अली से लास्ट कमेंट प्लीज। टाइम खत्म हो गया? नहीं आप प्लीज कमेंट। अच्छा ऐसा है, नहीं आप तकरीर जारी रखें। देखें चलें आप इसको तकरीर कहें। देखिए मैं तो बड़े पॉजिटिव स्पिरिट पे बात की थी। मैं तो ये नहीं, मैं चाहती हूँ कि कोई थोड़ी एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। अली साहब, लेक्चर्स देना आसान है, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। अगर आप मुझे अलाउ करें, देखें मैं तो इब्तिदाई से की थी कि कश्ती हमारी एक है, हम सब एक कश्ती के मुसाफिर हैं। वो कश्ती का नाम पाकिस्तान है। राना साहब, अल्लाह करी कश्ती जो है ये पार लगे। तो ये तो आप सबको पता है ना। देखें वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, either you are part of the problem or either you are part of the solution. Exactly. तो what I'm saying, what I'm suggesting is let's now for a change, let's be part of the solution. Exactly. ठीक है, हम सबको पता है Too late in the day, No, it's never too late. No, it's never too late. I was never interrupting. Please give me at least 2-3. Let him finish. Let him finish. जब वो हुकूमत को स्टेबलाइज करने की कोशिश I am running out of time. Let him finish. मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखिए पूरी कौम को पता है कि किन मसाइल की वजह से हमारा ये हुआ। मियाँ साहब का भी उसमें किरदार होगा, जरदारी साहब, उससे पहले मुशर्रफ साहब का आया, उससे पहले बीबी शहीद का, उससे पहले ज़िया उल हक साहब मरहूम का, सबका वो गुजरा वक्त। नाउ अब इस वो कहते हैं ना कि जो हम अंधेरों में खौफ ज़दा बैठे हैं, क्या करें, खुद हैं हम, सबके उसमें किरदार है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट का है, उसमें सबका। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, ये तो हो गया। मैंने इकोनॉमिक इमरजेंसी की बात ऐसे नहीं की। वे फॉरवर्ड देखें, सबसे पहले वे फॉरवर्ड क्या है? अल्लाह, कुरान, हदीस, सुन्ना। सबसे पहले देखें अल्लाह क्या कहता है कुरान में। मैं पहली मेरी स्पीच जो है वो बजट पे इसी पे थी, वो थी कि सूद से निकलें, सूदी निजाम से निकलें। जब ग्रेट डिप्रेशन आया 1930s में, उसके बाद जब मैं बताता हूं, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया, टोयोटा कंपनी वाहिद कंपनी थी दुनिया में बड़ी कंपनी में जो बची। क्यों? टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन का जो चीफ था टोयोटा, उसने वसीयत में लिखा था कि कभी सूद पे नहीं करना। वो बच गई, पूरा जापान का इकोनॉमी बैठ गई, टोयोटा बच गया। क्यों? देखें सबसे पहले कायद आजम 1948 में नेशनल अपना स्टेट बैंक सूद से निकले। इमरजेंसी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्पीच करते हुए, सुनना नहीं चाहते, मैं क्या करूं, बात ही नहीं सुनना चाहते। आप लोगों की वजह से पाकिस्तान का ये हाल है, आप लोगों के पास सोल्यूशन कोई नहीं है। राना मुबशिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।